पूरी वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे येन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में आतंकवाद के मुद्दे पर और नक्सल के मुद्दे पर आप इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल में निकाल करके देख लो कि सरकार ने कैसे काउंटर किया है। जैसे गधे के सिर से सींग गायब होता है ना, ठीक ऐसे ही इस देश से वो जो वामपंथीकरण लोगों का हुआ था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। यही योगी तो आदित्यनाथ मंत्री अमित शाह ने गोली से मानोगे गोली मिलेगी, बात से मानोगे तो बैठ के बात करो। देश की सेना के जवान वो चले जा रहे हैं और यहाँ अगर सेलिब्रेशन हो रहा है जेएनयू में, तो आप दर्शकों वो मानसिकता आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर पर ये नहीं बोले कि भारतीय सेना बहुत बढ़िया और काम जगह कर रही भी ये हिडमा निकालते हैं, ये कभी खामेनेई निकालते हैं, है। भारत तेरे ये टुकड़े कभी होंगे इंशाल्लाह। एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं भी निकालेंगे घर से। अरे उससे फिर भारत की ताकत नहीं बढ़ जाएगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। दर्शकों बात करेंगे उग्रवाद की, नक्सलवाद की, और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के कहा, तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या फिर दर्शकों इस देश के वो लोग जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये अमित शाह का अब तक का सबसे बेहतरीन भाषण है जो उन्होंने नक्सलवादियों के या फिर नक्सलवाद के खिलाफ दिया है। क्योंकि 31 मार्च 2026 एक वो तारीख जिसके लिए कहते थे देश के गृह मंत्री कि हमारा संकल्प है नक्सल मुक्त भारत, और ये कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये जो पिछली सरकारें थीं, इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसे काम नहीं किए, ठोस काम जो होने चाहिए थे नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ लगातार सत्ता में आने के लिए ये लोग कैसे उनको प्रश्रय दे रहे थे, और उन्होंने तो दर्शकों बड़े बड़े नाम, श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी का नाम भी लिया। लोग यही कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो कुछ बोला वो एकदम सोच समझकर उन्हें कितना बोलना है और उसका क्या असर होना है इस देश की जनता के ऊपर। क्योंकि दर्शकों ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, मैं एक फौजी रह चुका हूं दर्शकों, और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट उन जगहों पर होता है, और पहले केवल जो सीआरपीएफ है उसका वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये उस दौरान प्रकाश जी लगभग 2014 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, तो फिर ये तय किया गया कि केवल सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि जितनी भी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो सभी वहाँ पर जाएंगी। और जिस तरीके से काम हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। कुछ जगहों पर बताया जा रहा है कि अभी भी हैं, वो संपर्क में हैं, बहुत जल्द वो भी आत्मसमर्पण करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उनको हो रहा है जो कहते हैं तुम जितने हिडमा मारोगे उतने घरों से हिडमा निकलेगा। ये नहीं, कुछ दिनों पहले यहाँ इंडिया गेट के पास में प्रदर्शन कर रहे थे, उसको राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, राहुल गांधी उसको ट्वीट कर रहे थे। तो प्रकाश जी यही जो मतलब ये इस तरह की जो बात है, ये जो वामपंथीकरण है, और ये तो लोग कह ही रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे वो वामपंथीकरण हो गया है। पहले ये आमने सामने हुआ करते थे और आज कई जगहों पर तो ये गठबंधन में है, और जहां नहीं भी है तो वहां मानसिकता सोच तो वही है। अर्बन नक्सल कौन है? अर्बन नक्सल वो है जो शहरों में बैठा है, 5 सितारा होटलों में बैठ रहा है, रेड वाइन पीता है, शाम को विस्की के ग्लास छलकाता है, और फिर ये बोलता है कि इस देश में जो है एक बंदूक की क्रांति की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि क्रांति जो है बंदूक की नली से निकलती है। उन्होंने ऐसे आर्टिकल लिखे हैं, उन्होंने हथियारबंद दस्तों के पक्ष में आर्टिकल लिखे हैं कि भटका हुआ आदमी, परेशान आदमी, कमज़ोर आदमी, सिस्टम का सताया हुआ आदमी नक्सली बन गया। लाल क्रांति, उसको उन्होंने लाल क्रांति कह दिया। दर्शकों, एक चीज़ अगर आप याद करेंगे, पिछले 10-12 साल पहले अगर आप जाइए, जैसे हमारे जीवन का हिस्सा हो गया था आतंकवादी घटना। देश में कोई भी आतंकी हमला
हमारी लाइफ का हिस्सा था कि कहीं जा रहे हैं बम फट गया, ओ बम फट गया, ओके, वो हमारे लिए खबर थी क्योंकि हमें आदत हो गई थी, हम हर रोज़ वो खबर पढ़ते थे। वैसे ही राहुल जी, अगर आप नक्सल घटनाओं को याद करें तो नक्सली घटनाएं भी इस देश के डीएनए में आ रही थी। कहीं अरे वो कहने लगे थे, वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में बैठकर कहने लगे थे, जब एक साथ 70-72 कांग्रेसियों को निपटा दिया गया, वो कहने लगे कि माफ़ करिए, जो सीआरपीएफ के हमारे जवान थे उनको मारा गया, तो कहने लगे कि हम दिल्ली आएंगे, अगला निशाना हमारा दिल्ली है, हम लाल किले पर कब्जा करेंगे। आतंकवाद जितनी बड़ी समस्या सीमाओं पर थी, देश के अंदर नक्सल आंदोलन उतनी बड़ी समस्या। आंदोलन क्या, नक्सली उग्रवादी कहिए उनको, आतंकियों से ज़्यादा घातक थे, घर में बैठे थे। देश के 500 से ज़्यादा ज़िले प्रभावित थे राहुल जी। अब आप याद करो, हमको लगता था ये तो नहीं हो पाएगा, ये किसी फोर्स, किसी सरकार का बस का नहीं है, क्योंकि नक्सली हमारे आपके बीच के लोग थे। नक्सली वो लोग थे कि हम गांव में रह रहे हैं, पता लगा कि ये तो नक्सली है, माओवादी है, और बम हथियार से भरपूर, उससे लोग डरते थे। बिहार जैसे राज्यों में, झारखंड में, इन सब राज्यों में लोग खुले में, ये कौन है, तो बाप रे बाप माओवादी है, इससे कुछ नहीं बोलना है। गांव के इलाके के लोग दहशत करते थे। एक सरकार आती है, देखिए पॉलिसी बदलने पर किसी सरकार का अगर ये कन्विक्शन है कि हम कर देंगे, और अमित शाह हमको लगता है पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026, हाँ, वही मतलब जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है, हाँ, सरकार अपनी पे आए तो क्या नहीं कर सकती सकती मेरे भाई। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो उग्रवाद हो, वो नक्सलवाद हो, ये आप माओवादी देखो हो। यार, आप सरकार की आलोचना करनी है, आपको नरेंद्र मोदी को गाली देना, मोदी जी तो कहते हैं दिखना दो देना है गाली दो, रोज़ 2-4 किलो गाली खा के ही हम बड़े हुए हैं, आप दे सकते हो। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आतंकवाद के मुद्दे पर और नक्सल के मुद्दे पर आप इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल में निकाल करके देख लो कि सरकार ने कैसे काउंटर किया है, सरकार किस कन्विक्शन के साथ लड़ी है, सरकार ने कैसे जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनका मोरल गिरने नहीं दिया है। नहीं तो जिस तरीके से बस्तर के इलाके में, खासकर जो पूरा छत्तीसगढ़ का इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, आंध्र का इलाका है, उस रेंज में इतनी वारदात होती थी नक्सलियों की। बस्तर में तो कहते थे घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, लाल गलियारा, बाप रे बाप, इनको तो लगता है कभी कभी कि उठा के जूतों से मारो। मतलब रेड कॉरिडोर दिया गया है अंग्रेजी में, हाँ, कि ये मतलब क्या है भाई, आज बनाओ कॉरिडोर, वो कॉरिडोर लपेट के दे दिया गया है वापस, जहाँ रखना हो उसको रखिए। प्रकाश जी, ये भाई लोग जो वहाँ पर थे वो लाल गलियारे में, तो इनका तो इलाज हो गया, और जो समय सीमा जो तय की गई थी उसी के भीतर हो गया, लेकिन मानसिक वालों का क्या करें? हाँ, मेरा यही सवाल है। ये जो अर्बन नक्सल जिनको कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी इस बात को कहते हैं कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब होता है ना, ठीक ऐसे ही इस देश से वो जो वामपंथीकरण लोगों का हुआ था वो धीरे धीरे गायब होने लगा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो उसी मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं, उनकी जो मंशाएं हैं वो वही हैं। वो कैसे लोग मतलब छाती पीटने लगते हैं, समझ में नहीं आता। राहुल गांधी जैसे नेता, भाई नेता विपक्ष हैं, और वो हिडमा को लेकर के जो वहाँ छाती पीट रहे हैं, अगर अपने सोशल मीडिया पर उसको ट्वीट कर रहे हैं, तो ये समझ के परे है कि ऐसे नेता, और वो कहते हैं जो यूरोपीय देशों में जाकर के, बाहर के देशों में जाकर के अपने देश को बेचने की बात कर दें, वो ये कहते हैं कि आप लोग आइए, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है तो उसको बचा लीजिए। और क्या तो कहा था कि आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हाँ, वो पीडीए प्रहरी बताते हैं ये अखिलेश यादव, यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया। और ये देखिए ना, ये दर्शकों, नेपाल में जो कुछ हुआ, अभी बांग्लादेश में उससे पहले हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, रिजीम चेंज को लेकर के, भाई वहां की सरकार के खिलाफ में अगर जनता में आक्रोश है तो ये वाला वो लोग सड़कों पर उतरे। यही तो था, हाँ, कि नक्सलवादी आंदोलन अगर पूरे देश में फैल जाएगा, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से घर के अंदर नहीं संभाल पाते आप, वही जो ढाई फ्रंट वॉर की जो बात होती है कि एक हथियारबंद दस्ता जो कहता कि हम सिस्टम से नाराज हैं, हम सिस्टम से नाराज हैं, सिस्टम ने हमको बहुत परेशान किया है, एक गृह युद्ध जैसी स्थिति। हाँ, हम इसीलिए सिस्टम को फूंक देंगे, हम सिस्टम को आग लगा देंगे,
दूसरे वाले आप पर, उनको हथियार कौन दे रहा था? जो लोग फिर नोटबंदी पर आते हैं, जो लोग नोटबंदी कहते हैं, नोटबंदी क्यों की? ये नक्सली अपनी औकात में कैसे आ गए? ये नक्सली अपनी हैसियत में कैसे आ गए? किसी पर 2 करोड़ का इनाम है, वो भी हथियार डाल रहा है, जो नहीं डाल रहा है ऊपर जा रहा है। सीधी पॉलिसी है गुरु यही योगी तो कहा आदित्यनाथ गृहमंत्री की। अमित शाह ने। गोली से मानोगे गोली मिलेगी, बात से मानोगे तो बैठ के बात करो, सामाजिक जीवन में, सामान्य जीवन में वापस आओ। सरकार तुम्हारी मदद करेगी, पुनर्वसन में सरकार वो मदद करेगी, घर देगी, नौकरी देगी, सब देगी। तुमको गोली से मानना है हिडमा, तुम निकालो तो घर से हिडमा। सरकार चाहती है कि एक ही बार निपटा दो, एक साथ जिनको घर से निकलना हो हिडमा बंद करो, निकले, सरकार निपटाए। क्योंकि आपको ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है कि इस समय देश में सरकार किस तरह की है, आप मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये वो सरकार है, हम लोगों को याद है जब हम लोग स्कूल में थे तो स्कूल में धारा 370 हम लोगों के टीचर थे हिस्ट्री के, वो कहते थे कि नहीं हटाई जा सकती। तो सारे यही पढ़ाया गया बच्चे शुरुआत मायूस हो जाते थे, पूछते से सर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रंजन सर नाम था उनका। तो रंजन सर कहते थे मायूसी के साथ कि देखो धारा 370 तभी हटेगी जब किसी सरकार को 2/3 बहुमत होगा, तभी हटाई जा सकती है। बहुत बुरा लगता था कि एक राज्य, एक देश में अलग अलग कानून है, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, उनका अपना झंडा था, ये सब सुनते हुए आ रहे थे। उसी दौर में हमने देखा कि नक्सली समस्या है, नक्सलवाद जो एक अलग से सिस्टम की ही बात कर रहा है, जो कह रहा है जल जंगल ज़मीन और 50 तरह की बकलोली, उसमें चीन का एंगल, अमेरिका का एंगल, दुनिया भर की चीज़ें, जिसमें बताया जा रहा था कि नक्सलवाद के ज़रिए हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट काटने की साजिश है, बंगाल से इतर कुछ और राज्यों को काटने की साजिश है, ये सब चल रहा था। एक सरकार आती है जिसने कहा कि 370 ये लो कूड़े में गया। एक सरकार आती है जिसने जब कहा कि हम नक्सलवाद नहीं मानेंगे, नहीं सहेंगे, लोगों को लगा ये कैसे करेंगे। कई बार ये एक सवाल उठा कि आप जो है अपनी ज़मीन के लिए आप वायुसेना का इस्तेमाल करो नक्सलवाद के खिलाफ। बहुत बार जो सैन्य एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि नक्सली जिस तरह के हथियार और जिस तरह से कॉम्बिंग करते थे, जिस तरह से तो मतलब उनको काउंटर करना इतना आसान नहीं है, आपको वायुसेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब चीजें लोगों ने कहा कि वायुसेना का इस्तेमाल करिए, इस सरकार के समय में भी कहा, लेकिन इस सरकार ने, देखिए हमको याद है सीआरपीएफ के जवान मरे छत्तीसगढ़ में, यहीं आपका एक यूनिवर्सिटी है JNU, उसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, आप समझो, आप मतलब हमारी देश की सेना के जवान वो चले जा रहे हैं और यहाँ अगर सेलिब्रेशन हो रहा है JNU में, तो आप दर्शकों वो मानसिकता आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या? बीमार है भाई। अभी ईरानियों के लिए लोग जो यहाँ छाती पीट रहे थे, तो इस देश की जनता को कितना बुरा लग रहा था कि भाई देखिए यहाँ हमारे वालों को, यहाँ हम सुख चैन से रह रहे हैं, उस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ क्योंकि खामनेई नहीं मर गया तो वो छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ईरान भेज दो। और ये सब सन्नाटे में थे पहलगाम पर। हाँ, पहलगाम हो चाहे उससे पहले पुलवामा हो, ये सब लोग मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर ये नहीं बोले कि भारतीय सेना बहुत बढ़िया और काम जगह कर रही है। देखिए वो बिल्कुल साधारण सी बात है दर्शकों, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर कहीं दिखाई भी देता है, ये कुछ लोग देखे हमने कश्मीर में, वो कैंडल मार्च लेकर के वहाँ दिखावा जो कर रहे थे, वो एक शब्द है प्रकाश जी, क्या है वो? अलतकिया। हाँ हाँ, वो जो अलतकिया है कि जहाँ आप ये देख रहे हैं कि काफिरों की भीड़ है। अरे काफिरों को क्या, ये तो खुद बोलता है, द ग्रेट आरफा शेरवानी नाम है। हाँ शेरवानी, हाँ, आरफा शेरवानी की खुरमानी, जो भी है। हाँ जो भी है, कुर्बानी पता नहीं। आरफा जी ने कहा, द ग्रेट आरफा जी ने, खुद को पत्रकार कहती है, उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो ये मूवमेंट चल रहा है, इसमें हमको गैर इस्लामिक लोगों को भी साथ लेना है, उनकी भी बात सुननी है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन तब तक के लिए जब तक हमारी आवाज़ कमज़ोर है। जिस दिन वो दिन आ जाएगा, जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, फिर हम उनसे भी वो कहलवाएंगे जो हम कहलवाना चाहते हैं। ठीक है? फिर जो हमारे मजहबी नारे होंगे, हम उन हिंदुओं से, उन क्रिश्चियनों से भी बोलेंगे भाई हमारे मजहबी नारे आप भी लगाओ। और वही ये जो जिनका आप नाम ले रहे हैं प्रकाश जी, क्या खamenei के लिए लंबे लंबे आंसू बहा दिए भाई, जब वो निपटा दिया वहाँ इजराइल और अमेरिका ने, वीडियो बनाते हुए कहा कि अरे कितने महान इंसान थे, मैं तो उनसे मिलने के लिए गई थी, वो बड़ी शालीनता के साथ में मुझसे बात करते थे। आप समझिए
अरे देश के राहुल गांधी का तो टॉयलेट आप दिखाते ही हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। कि देखिए कितने मुश्किल से राहुल गांधी, कितनी मुश्किल से राहुल गांधी यहाँ सोते होंगे, यहाँ वो शौच करते होंगे, यहाँ वो नहाते होंगे, ये आप देख लीजिए, ये सब कुछ देखिए। और ये लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। दर्शकों, इस बात को समझिए, मतलब एक नेता का वॉशरूम ये दिखा रही हैं। और क्या मतलब इस देश के लोगों को क्या समझ के रखा है आपने? अच्छा, ये लोग क्या था, ये सोच यही रहे थे कि इस देश के लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सरकारें वैसी थी, सब सिस्टम वैसे ही चल रहा था, डरते थे उन पर बात करने से। क्या काम नहीं करना है, हाँ, जो हो रहा है होने दो, अपना घर चलते रहे। काम तो हो रहा होने दो, और उसमें भी अपना फायदा। भाई अगर राहुल गांधी हिडमा के पोस्ट को शेयर कर सकते हैं उनके समर्थन में, तो मैं फिर कह रहा हूं कि उनका अंदाजा आप लगा लीजिए उनकी मानसिकता का क्या हो सकता है। तो कई वाकये बताए कि उड़ीसा में, दूसरी जगहों पर जो बड़े नक्सल उग्रवादी थे, अर्बन नक्सल थे, वो राहुल गांधी के मंच पर बैठ के विवादित बात बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हुए। हमको याद है कि वही, आप बताओ, हमारे जवान मरे और जेएनयू में डफली पीट रहे थे सबके सब। वही जेएनयू है जहां आज के कांग्रेस का नेता कन्हैया कुमार और उसके गैंग पर आरोप लगा कि ये सब के सब क्या हर घर से अफजल निकाल रहे थे ये लोग। भारत तेरे टुकड़े कभी होंगे अफजल इंशाल्लाह। निकालते हैं, कभी ये हिडमा निकालते हैं, ये कभी खामेनेई निकालते हैं, भारत तेरे ये टुकड़े कभी होंगे इंशाल्लाह। एपीजे अब्दुल कलाम को भी निकालेंगे घर से। अरे उससे फिर भारत की ताकत नहीं बढ़ जाएगी। हाँ। भारत मिसाइल पावर नहीं बन जाएगा। अब्दुल कलाम नहीं निकालेंगे। आप ये समझिए कि कोई चीज़ जब हो जाती है ना, तो हमें वो चीज़, अरे ये तो हो गई, फिर इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन नक्सल समस्या इस देश की इतनी बड़ी समस्या थी दोस्त, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। राहुल गांधी को कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को, जो छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेता थे, उन सब पूरी फहरिस्त को ख़त्म कर दिया नक्सलियों ने। वो इसीलिए क्योंकि वो मजबूती से लड़ रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, और उसमें यही था, जो हमारे जवान मारे गए उसमें हिडमा था शामिल, मास्टरमाइंड। उस हिडमा को जब मारा तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ट्विटर हैंडल से उसको शेयर करती है, राहुल गांधी शेयर करते हैं। आप सोचो इनका माइंडसेट क्या है, ये चाहते हैं क्या है, ये देश में करना क्या चाहते हैं। हर राष्ट्रभक्त को ये लगता था कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये कोई सरकार कर सकती है, क्योंकि देश के अंदर हथियारबंद बोला कि हम हथियारों के साथ, AK-47 के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ 2013-14 में बहुत पत्रकारों की एक फौज थी फिल्म सिटी में, जो कहा करती थी हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यूज़ रूम में बैठ के। हाँ और बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखा करते थे। वो बताते थे कि माइंड वॉश देखो कि कैसे इंडियन आर्मी कश्मीर में जो है जुल्म कर रही है, इंडियन आर्मी ये करती है, वो करती है, इस तरह की बकवास, मतलब ऐसी चीज़ें जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। वो झूठ, जो ऐसे बच्चे जो 10th पास हुए, जो दो तरह के हैं जो बार बार अमित शाह कहते हैं। एक वो कि चला गया जो बंदूक पकड़े हुए है, वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ा गुनहगार वो है जो शहरों में है, जो ये 10th पास 12th पास बच्चों का माइंड वॉश करता है, जो ये बताता है तुम्हारे समाज में कुछ भी ठीक नहीं है, देखो समाज में कितनी बुराई है, तुमको सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, आपका सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन वो आपको बता देगा कि सिस्टम ने तुम्हारे साथ बहुत गड़बड़ कर दिया। अरे ऐसे ऐसे लोग हमने नहीं देखे कुछ दिनों पहले, नौकरी पे हैं लेकिन कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो अगर ऐसी मानसिकता हो किसी की, तो भाई फिर तो वो खतरनाक मानसिकता है, वो देश के लिए ठीक नहीं, वो हालांकि वो उस इंसान के लिए भी ठीक नहीं है जो नौकरी करते करते खुद को बेरोजगार बता रहा है, और क्या वो उस नौकरी के लायक भी है कि नहीं है, ये भी अपने आप में सवाल है। तो ऐसे ऐसे लोग तो हैं, रोज़ाना हम भी उनसे मिलते ही हैं, दर्शकों, बातें होती ही हैं। लेकिन क्या है कि जिसने आंखों पर वो चश्मा पहन लिया है, जहाँ से उन्हें केवल खराब ही खराब दिखाई देता है, तो फिर उनका इलाज नहीं। जब ये मूवमेंट बहुत तेज चलने लगा इंडियन आर्म फोर्सेस का, इन्होंने प्लान किया कि मोदी को असैसिनेट कर देते हैं। हाँ, मोदी को मारने का प्लान कर लिया भाई। और ये यही जो अर्बन नक्सली हैं, और ये तमाम अर्बन वरवरा राव और जाने क्या क्या किस किस का नाम आ गया। हाँ, प्रॉपर प्लॉटिंग लिखा गया, लेटर्स लिखे गए जिसमें चर्चा की गई कि जिस तरह से हमारे आंदोलन को ठेस पहुंच रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। आप देखना, आपको गूगल पे मिल जाएगा, 50 तरह की कहानी है।
उसमें 50 तरह के लोग मिलेंगे, उसमें आपको इतिहासकार मिलेंगे, उसमें जो कह रहा है कि हम साहित्यकार हैं, हम लेखक हैं, ये सब ज्ञानी मिलेंगे। और ये सब अपने आप को कहते हैं बुद्धिजीवी, और ये सब के सब हैं नक्सली। एक नक्सली वो जो हथियार लिए बैठा है, एक नक्सली ये जो अपने कलम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अपने कलम को, अपनी बुद्धिमत्ता, जो बुद्धि को कुबुद्धि कह लीजिए, उस बुद्धि को सामने वाले के ब्रेन वॉश करने के लिए कर रहा है। अब बताओ, हमेशा कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं या जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनको ह्यूमन राइट्स वालों ने अपने अपने कैंप में रखा है, कुछ NGOs ने, वो कह रहे हैं छोटी बच्ची है, वो पहली बार नेल पॉलिश लगा रही है, वो कह रही है कि मैंने जीवन में कभी ये लगाया ही नहीं, मेरे जीवन का 25 साल कहाँ चला गया। बोला जाओ देखो, देखो रोना आ जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जब वो जाते हैं कैंप से बाहर अपने माता पिता से मिलने के लिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से मिलते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ मारपीट करते हैं कि तुमने मुझे क्यों जाने दिया इनके साथ। हमारे जीवन के 20 साल 25 साल चले गए, आज तक हमने देखा ही नहीं जीवन कैसे होता है, और ऐसे ही भागते दौड़ते जंगलों में लड़ते जीवन निकल गया 25 साल। आप समझो ना राहुल का जी, भी तो कोई भरोसा नहीं, अंधेरे में हाँ। 25 साल आपका निकल गया जंगल में, और आप जब बाहर आ रहे हो आपको लग रहा है दुनिया कैसी हो गई, दुनिया बदल गई है भाई। हाँ भाई, जिस वो दुनिया में वो रह रहे थे तो वहाँ ये सब कुछ तो वो देखते नहीं थे। उनको देखिए, उनको लड़ना भी है, उनको खुद को बचाना भी है, वो पूरी की पूरी उनकी जो दिनचर्या है वो उसी को लेकर है। इसलिए अमित शाह ने कहा कि यहाँ बैठ करके लेटर लिखते हो और साहित्य लिखते हो और उनको सपोर्ट करते हो, वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया। ऐसे बताया उन्होंने कि 15,000 लोग हैं, उन 15,000 नवयुवकों का जीवन कौन लौटाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि अफजल के बच्चे का क्या होगा, अफजल की मम्मी, अरे अफजल के अब्बू और अफजल के माता जी, बेटा जब बम बना रहा था तब तो कुछ नहीं बोली, अब अफजल नहीं रहा तो कह रहे हैं अफजल के अम्मी का क्या होगा, अफजल के अब्बू का क्या होगा। लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो वो सरकार ने ऑपरेशन चलाया जम्मू कश्मीर में, जिन लोगों ने उनको प्रश्रय दिया था वहाँ पर, और जब उनके घरों को बुलडोज़र से नष्ट किया गया, तो ये जो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक जिनकी सरकारें रही हैं, आज सरकार तो आज भी है लेकिन सिस्टम अपने हाथ में नहीं है। क्या फारूक अब्दुल्ला, क्या महबूबा मुफ्ती आंसू बहा रहे थे उनके लिए, कह रहे थे अरे बेटे ने क्या कर दिया, तो उसमें बाप का घर क्यों तोड़ दिया। अरे बाप को नहीं पता था कि बेटा क्या कर रहा है? नहीं पता था बाप नहीं को? पता था तो फिर कैसा बाप है? हाँ, और अगर नहीं पता तो फिर कैसा बाप है? सीधी सी बात है। अरे ये तो अपने बाप को बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान रखना ही चाहिए, और नहीं रख पा रहा है तो फिर पता नहीं वो कैसा बाप है। सिस्टम ऐसे नहीं होता है। तो दर्शकों, सीधी सी बात ये है, ये जो सरकार ने जो मुहिम चलाई और ये बड़ी जीत जिसको कहा जा सकता है, ये कोई साधारण काम नहीं था। इसके पीछे ये नहीं होता राहुल जी ना, तो पूरे देश में क्या होता पता नहीं। ये सरकार नहीं होती और कांग्रेस कंटिन्यू बोलने में कोई गुरेज नहीं है भाई। एक तो वो डर, कांग्रेस कंटिन्यू कर जाती हाँ। ना, तो इस देश में क्या हालत होती भगवान जानते। एक तो ये डर तो था ही कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहीं बस के नीचे, कहीं प्लेइंग ग्राउंड में, हम कहीं भी चले जाते हैं, ट्रेन में, कोई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं बम फट सकता है। एक ये डर तो था ही था। अरे बस्तर में भारतीय फोर्सेस को जाने का वो नहीं था, हाँ। नहीं जा पाते थे लोग, कि जो CRPF के लोग नहीं जा पाते थे भाई, क्योंकि सरकार में उस तरह की मजबूती ही नहीं थी। आप अपनी फोर्स को केवल जान से मारने के लिए भेज दोगे, कहीं इक्विपमेंट्स नहीं दोगे, हथियार नहीं दोगे, टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, फिर कहाँ से सेना लड़ेगी मेरे भाई? सेना लड़ेगी भी तो हथियार तो चाहिए ना मैदान में। अब सामने वाला एक से एक हथियार लिए बैठा है। नक्सलियों के पास, माफ़ करिएगा, नक्सलियों के पास हमसे ज़्यादा उम्दा हथियार थे एक दौर में, क्योंकि उनको बैकिंग हो रही थी ना एक दौर में। पैसा, ये और जो चुनाव से लेके सब चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये जो पैसा आता था पाकिस्तान जैसे देशों से, वो साफ साफ दिखाया है धुरंधर फिल्म में दर्शकों। वो पैसा जो यहाँ आता था वो किस काम में लगता था, क्या काम था उसका? आप बताइए। सभ्य समाज में रहने वाले लोग उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे? नहीं करेंगे भाई। जो ईमानदारी से खाने कमाने वाले हैं उनको क्या पता है। लेकिन ये जो गैंग थे, गैंग, ये हर जगह, और ये पूरा गैंग के तहत ही काम होता है। अभी देखिए बांग्लादेश में और जो बंगाल में, नहीं, वहाँ पर ममता दीदी आजकल कितनी परेशान है
तो कभी कुछ कहती हैं कि ये बीजेपी अगर आ गई तो आपको मछली भात नहीं खाने देगी, मुर्गा भात नहीं खाने देगी। तो ये जो सिस्टम है, जो हिल गया है, वो कैसे हिल गया है? क्योंकि पता चल गया है कि भैया ये जो घुसपैठिए आपने यहाँ बसा करके रखे थे, जो अपने वोट बैंक के रूप में आप उनका इस्तेमाल कर रहे थे, तो चुनाव आयोग ने उस पर सर्जिकल कर दी है स्ट्राइक, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अब हो सुप्रीम सकता है कोर्ट आने वाले पहुंचती है समय में अमित शाह कह रहे हैं कि आने वाले समय ममता दीदी का हाथ या पैर कुछ टूट सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये बेफजूल की बात लेकर के यहाँ मत आया करो, बेफजूल के मुद्दे मत बनाया करो। तो ये तो इनकी हालत है। और ये लोग क्या करते हैं दर्शकों, बांग्लादेश से ये पूरा गैंग है, वहाँ पैसों में पैसे बटे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। भाई कोई अगर कठिन क्षेत्र है, कहीं नदी पार करके आना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कोई आसान है तो उसके लिए कम पैसे देने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा था। लोग धकेल रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई, सब अपनी अपनी मौज में। कोई पीडीए, कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है सबका, किसी का कुछ नहीं। किसी को देख लीजिए आप, लोग ईमानदारी से काम करेंगे। नेताजी बताया कि बड़ी मेहनत करी भैया पार्टी बनाने के लिए, ठीक, लालू प्रसाद यादव ने बड़ी मेहनत करी पार्टी बनाने के लिए, लेकिन आखिर में हुआ क्या? मेहनत जो करी, पार्टी जो बनाई, बेटे ऐसे हो गए, आज दुर्गति हो रही है, लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। ठीक वही हाल राहुल गांधी का है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो पता चलता है कि भाई पता नहीं कौन कौन कहाँ से चंदा लोग दे देते हैं। और ये तो अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को लोग चंदा देते हैं या फिर कांग्रेस वालों को देते हैं, तो हमें तो कोई देता नहीं। अरे अगर ऐसी सोच के साथ काम करोगे तो आपको कौन तो वोट देगा, कौन चंदा देगा, ये समझने वाली बात है दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।